बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडीकेट केमिस्ट्री का टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एमडीकेट में इनके टॉपिक्स हैं थर्मोडायनामिक, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिफरेंट टर्म यूज, इंटरनल एनर्जी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, हेजिस लॉ और इंथॉल्पीज। और आपको इन टॉपिक को ही बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा। हम स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज, particularly heat and work accompanying a chemical reaction and physical change. This is a thermodynamic mean जिसमें हम हीट और वर्क केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल चेंज के अंदर स्टडी कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक. इट टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन एनर्जेटिकली feasible or not. It studies ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट और वर्क का जो ट्रांसफर है, इसकी स्टडी हम थर्मोडायनामिक में करते हैं. थर्मोडायनामिक, इट डज नॉट टेल अस अबाउट हाउ फास्ट अ रिएक्शन अकर. दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. रिएक्शन काइनेटिक का सब्जेक्ट है कि रिएक्शन स्लो होगा, फास्ट होगा, मॉडरेट होगा. थर्मो में हम सिर्फ हीट से रिलेटेड, हीट और वर्क, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो एक्सचेंज है, हम उसको स्टडी करते हैं. थर्मोडायनामिक और थर्मोकेमिस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है? थर्मोडायनामिक हीट, वर्क और ऑल एनर्जी चेंजेस हैं, जबकि थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ हम हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री. Thermochemistry is study of heat transfer during a chemical reaction and physical changes. Quantify the heat of reaction mean release in heat, exothermic और endothermic reactions. ये हम थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इसके यूनिट होती हैं जाउल, किलो जाउल या कैलोरीज. ये एनर्जी के यूनिट है जो हम इसमें मेजर कर रहे होते हैं. उसमें एनर्जी का यूनिट जाउल हो सकता है, किलो जाउल हो सकता है, या कैलोरीज में हम एनर्जी को मेजर करते हैं. एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम ग्राफ देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दीज आर द रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी स्टेट में हैं, प्रोडक्ट्स लो एनर्जी स्टेट पर होते हैं. इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा. ये डेल्टा एच जो है ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का डिफरेंस है, विच इज कॉल्ड नेगेटिव. ये डेल्टा एच की वैल्यू होती है जो नेगेटिव है. अब यहाँ एक पॉइंट आपने समझना है, यहाँ तक रिएक्टेंट ने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट ने कम एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है. लेकिन जब प्रोडक्ट बने हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन में प्रोडक्ट ने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया. If products release more amount of energy as a reactant absorb, the reaction exothermic. और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करें एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज, द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक. जैसे यहाँ पर ये सेकंड ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोथर्मिक को, क्योंकि रिएक्टेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब ज़्यादा किया है, रिलीज कम किया है. तो इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है. अलॉन्ग वाई एक्सिस हम हीट कंटेंट लेते हैं, इंथॉल्पी लेते हैं. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का हीट कंटेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है. एंडो में रिएक्टेंट का कम है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है. एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी का. याद रखिएगा, जिसका हीट कंटेंट कम होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि प्रोडक्ट का हीट कंटेंट बहुत कम है. एंडो में रिएक्टेंट का हीट कंटेंट कम होता है, इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. हम कुछ डिफरेंस देखते हैं एक्सो और एंडो में. फ्लो ऑफ हीट, एक्सो में सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होती है, जबकि एंडो में सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होंगी. टेम्परेचर सराउंडिंग का क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर, जब सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर हुई, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज और एंडो में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज. सिस्टम का टेम्परेचर इसके ऑपोजिट होगा, सिस्टम का डिक्रीज होगा, एंडोथर्मिक में सिस्टम का इंक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. एक्सो में प्रोडक्ट की एनर्जी लो होती है और एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो हाई होगी. एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इसके ऑपोजिट है. रिएक्टेंट एक्सो में हाई है, एंडो में लो होगी. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट, एक्सो में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और एंडो में वीक होती हैं क्योंकि एंडो में हाई एनर्जी पर होंगे और हाई एनर्जी पर होंगे तो वो वीक होते हैं. रिएक्टेंट्स इसके ऑपोजिट होगा. एक्सो में रिएक्टेंट्स जो हैं वो हाई एनर्जी पर होती हैं, वो वीक होती हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो लो एनर्जी पर होंगे एंडोथर्मिक में, तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे. डेल्टा एच एक्सोथर्मिक में नेगेटिव, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव. एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड -393 किलो जूल नेगेटिव है, रेस्पिरेशन नेगेटिव, न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव, कंडेंसेशन नेगेटिव है. अब ये ऑक्सीडेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, डिजॉल्विंग ऑफ अमोनिया ये एंडोथर्मिक है, इवेपोरेशन भी एंडोथर्मिक है.
डिजॉल्विंग ऑफ अमोनिया और एंडोथर्मिक, ये दोनों एंडोथर्मिक के साथ साथ ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होती हैं। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं। अमोनियम क्लोराइड की डिसोल्यूशन और इवेपोरेशन बोथ आर एंडोथर्मिक एज वेल एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नाउ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस को एनर्जी रिक्वायर होती है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट में ट्रांसफर होते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम स्टेट टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज होती हैं। स्पॉन्टेनियस यूनिडायरेक्शनल होंगे, ठीक है। ऑन अप्लाइंग एनर्जी इट मे बी यूनिडायरेक्शनल। नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी अप्लाई करने के बाद होंगे तो वो यूनिडायरेक्शनल हो सकती हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस नेचुरली यूनिडायरेक्शनल होती हैं। स्पॉन्टेनियस में गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस में गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा जी पॉजिटिव में है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव में है तो स्पॉन्टेनियस। अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। नॉट नेचुरल, ये मैनमेड प्रोसेस होती हैं। स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल और रियल प्रोसेस होती हैं, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल प्रोसेस है। कंसीडर लिमिटिंग केस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो लिमिटिंग केस होगा बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के दरमियान। एग्जाम्पल्स, स्पॉन्टेनियस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कॉपर जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं ये भी स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इस रिएक्शन का ई नॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। वो तमाम रिएक्शन जहाँ ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस में पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग में। रिवर्सिबल रिएक्शंस का एक एग्जांपल आपने अंडरस्टैंड करनी है, N2 प्लस O2। N2O2 जब आप इसको चेंज करते हैं तो ये चेंज होता है 2NO में चेंज होगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा। फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस है, सेम रिएक्शन को अगर हम बैकवर्ड करेंगे द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड, और इस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्टेबल नहीं होगा, इमीडिएटली रिएक्शन बैकवर्ड ट्रांसफर हो जाता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, रिएक्शन विल बी आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इफ इट नीड एनर्जी टू स्टार्ट, बट वंस इट स्टार्टेड इट प्रोसीड ऑन इट्स ऑन, जैसे बर्निंग ऑफ कोल या हाइड्रोकार्बन या बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम इसको बर्न करती हैं तो हमें इसको एनर्जी देना होती है। वंस इट स्टार्ट तो उसके बाद ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा होता है। सच रिएक्शंस आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से इक्वल होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो हीट कंटेंट रिएक्टेंट का ग्रेटर होता है प्रोडक्ट से। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने ग्राफ ड्रॉ करके चेक करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट हायर होंगे, प्रोडक्ट लो एनर्जी पर होती हैं। ये प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का हीट कंटेंट जो है वो ग्रेटर होता है प्रोडक्ट से। फॉलोइंग इज अ स्पॉन्टेनियस एज वेल एज एक्सोथर्मिक, दो चीज़ें इसमें आ गई हैं। स्पॉन्टेनियस भी पूछा गया है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पूछा गया है, तो डेट इज अ स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस। मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस, ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, और एंडोथर्मिक के साथ साथ ये रिएक्शन जो हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होंगे। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस तो है लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये UHSMD के 2025 का क्वेश्चन है। मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर डेल्टा H नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव के साथ जो रिएक्शंस होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, वो आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, नॉट थर्मली स्टेबल। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये बीटा ऑप्शन इसका आंसर है, चार्ली नहीं है, तो थर्मली अनस्टेबल नहीं हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शंस। सिस्टम हम किसे कहते हैं? एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, और सिस्टम के अलावा जो कुछ भी होगा उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम की तीन टाइप्स होती हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैस ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर। ओपन सिस्टम दोनों को ट्रांसफर करता है, मैस और एनर्जी को। क्लोज सिस्टम मैस को ट्रांसफर नहीं करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम दोनों को ट्रांसफर नहीं करता, ना मैस को ट्रांसफर करता है ना ही एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें, जैसे ये एक वेसल है, ये ओपन है और आप इसमें लिक्विड है, ये सराउंडिंग के साथ लिक्विड भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रही है।
बट अगर आप इसी वेसल को क्लोज कर देते हैं और आप इसको हीट कर रहे हैं, अब हीट तो एक्सचेंज होगी लेकिन लिक्विड वाटर एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर आप वॉल को आइसोलेट कर देती हैं तो अब ना हीट एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ और ना ही मास ट्रांसफर होगा। देयर टू टाइप्स ऑफ अ बाउंड्री, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डू नॉट अलाउ द मास ट्रांसफर, जो रियल बाउंड्री है वो मास ट्रांसफर को अलाउ नहीं करती, जबकि इमेजिनरी बाउंड्री जो होती है इट कैन अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मास, ये मास के ट्रांसफर को अलाउ कर सकती है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो इमेजिनरी लाइन सेपरेट करती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। और याद रखिएगा बाउंड्री इज अ पार्ट ऑफ अ सराउंडिंग, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। बाउंड्री जो होती है ये सराउंडिंग का पार्ट है, ये सिस्टम का पार्ट नहीं होती। अब इस एग्जांपल से आप सिस्टम और सराउंडिंग को समझिएगा। जिंक कॉपर सल्फेट में हमने ऐड किया तो दिस इज अ सिस्टम, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन आपको नजर आ रही है, बाहर जो वॉल है, और इसके अलावा जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये सब का सब जो होगा वो सराउंडिंग का पार्ट होगा। तो सिस्टम एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सराउंडिंग होगा। सिस्टम और सराउंडिंग को जो इमेजिनरी लाइन सेपरेट करती है दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री लाइन। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, and the real and the imaginary surface separating the system from surrounding is called the boundary of the system. अब एक और कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिएगा। सिस्टम कप ऑफ टी में टी, शुगर, मिल्क ये सब सिस्टम है, लीव, वाटर ये सब सिस्टम होगा। और सराउंडिंग बाउंड्री ऑल सरफेस ऑफ टी, रियल, इमेजिनरी, फिक्स जो है ये बाउंड्री है। और सराउंडिंग कप, टेबल ऑन विच द कप इज लाइंग, ये सब का सब जो है ये सराउंडिंग का होगा। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन गैस को फिल करें बैलून में, और बैलून को हम रेफ्रिजरेटर में प्लेस करें तो इसमें सिस्टम क्या होगा? ऑक्सीजन गैस, जिसमें फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा होगा वो भी सिस्टम होता है। स्टेट फंक्शंस और नॉन स्टेट फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय सेट ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज, या कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम की जो कंडीशन है उसे हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी ये सब स्टेट्स की एग्जांपल्स हैं। कंडीशंस डिस्क्राइब द सिस्टम बिफोर अंडरगो चेंज आर कॉल्ड इनिशियल स्टेट्स, और कंडीशंस डिस्क्राइब द सिस्टम आफ्टर अंडरगो फाइनल स्टेट्स, और जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। डेल्टा वी, डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस ये सब के सब स्टेट फंक्शंस हैं। और ये स्टेट्स हमने डिस्कस किए और यही स्टेट फंक्शंस होती हैं। स्टेट फंक्शंस आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हिच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। स्टेट फंक्शंस इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ है। टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी ये सब स्टेट फंक्शंस है, गिव्स फ्री एनर्जी। कैपिटल सिंबल्स आर यूज्ड टू फॉर स्टेट फंक्शंस, के लिए कोई भी स्मॉल सिंबल हम यूज नहीं करते। हीट और वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शंस, और हीट और वर्क हम कहते हैं पाथ फंक्शन, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द पाथ, और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हें हम पाथ फंक्शंस कहते हैं, या उनको हम नॉन स्टेट फंक्शन कहते हैं। इंटरनल एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, या सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है इंटरनल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल होगी, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल, जबकि टेट्राटॉमिक, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल, बल्कि ऑल थ्री टाइप्स की एनर्जी होती है। ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे हैव ओनली ट्रांसलेशनल, जबकि वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होगी, और टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंट्रा केमिकल बॉन्ड्स और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी होगी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम रिलेट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another form. डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, पॉजिटिव होगा तो ऑन द सिस्टम है। अब ये जो साइन कन्वेंशन है इनको आपने समझना है। वर्क ऑन द सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेस हो रहा है सिस्टम, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव होगा, इसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है,
हीट रिलीज है नेगेटिव है, या एक्सपेंशन है नेगेटिव है। अच्छा, बाय वर्डिंग आपने याद रखना है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऑपोजिट है, जस्ट बाय वर्डिंग। वैसे अगर आप क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स के फॉर्मूले से और फिजिक्स की वर्डिंग से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन वर्डिंग में याद रखना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव है और फिजिक्स में नेगेटिव है। इफ ही, अच्छा इसी में एक और पॉइंट था, उसको आपने समझना है। अगर डेल्टा वी जीरो के इक्वल होगा तो हम कहते हैं डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी। दिस इक्वेशन इंडिकेट द कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सिस्टम को देंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज होगी। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। इफ 100 किलो जॉल हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड 40 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने बताना है। अब हम केमिस्ट्री के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हीट अब्सॉर्ब 100 किलो जॉल है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे प्लस 40 किलो जॉल, तो आंसर हमारे पास क्या होगा 140 किलो जॉल। ये इस साल एमडी कैट यूएचएस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका डेल्टा होगा 140 किलो जॉल होगा। बट अगर हम सेम क्वेश्चन को फिजिक्स के फॉर्मूले से करें और फिजिक्स की वर्डिंग से करें, फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब ये फॉर्मूला यूज करते हो, इसमें क्यू हीट है, अब्सॉर्ब हो रही है 100, वर्क डन ऑन द सिस्टम आप नेगेटिव लेते हैं फिजिक्स में, तो मैं यहाँ पर -40 लूंगा। फॉर्मूले में भी 40 है, तो आप इसको ऐड करें तो अगेन आंसर आपके पास प्लस 140 होगा। अब आपने याद कैसे रखना है इसको समझिएगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपने पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव ले रहे हैं तो आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करें। क्वेश्चन इसका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, इंथैल्पीज। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। Total heat content of a system is called enthalpy, or enthalpy also the product of internal energy and the product of pressure and volume. इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। enthalpy स्टेट फंक्शन है, इट इज मेजर्ड इन जाउल में हम तो enthalpy को मेजर करते हैं। enthalpies में डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर करेंगे द इक्वेशन बिकम डेल्टा इज इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई डेल्टा एन आर टी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन से हमने इक्वेशन को चेंज किया। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हम नेगेटिव पुट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल डेल्टा क्यू वी के इक्वल होगा। सो इंथैल्पी जो सिस्टम को हम देंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल, इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। अब यहाँ पर दो इंथैल्पीज है जिनको आपने समझना है। चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जो इंथैल्पी का चेंज है वो हीट सिस्टम को जो हम हीट दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे उसके इक्वल होगी। डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, मीन क्यू वी यहाँ पर डेल्टा वी, यहाँ पर डेल्टा एच है, डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा ई होगा। क्यू पी ग्रेटर देन क्यू वी, ये दो इंथैल्पीज हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट प्रेशर पर इंथैल्पी जो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, और सेकंड है हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कौन सी हीट ज्यादा होगी? एक हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और एक हीट वर्क डन करवा रही है। और वर्क डन दो चीजें उसमें है, इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज कर रही है और वर्क डन भी करवा रही है। डेफिनेटली वो हीट जो दो काम कर रही है वो ज्यादा होगी, डेट्स वाई क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी के होगा। डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से गैसियस सिस्टम में। डेल्टा एन जो आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से है। डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई ये कब होगा? क्यू पी लेस देन क्यू वी होगा, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई के लेस होगा। डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर आपको, अब यहाँ जो एक पॉइंट आपने याद रखना है वो भी पॉइंट समझिएगा। आपके पास इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। इस इक्वेशन के मुताबिक ये दो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हमने इस इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व किए हैं। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उसमें डेल्टा ई से ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा एन लेस देन जीरो होगा तो उस वक्त
डेल्टा एच जो है वो कम होगा, डेल्टा ई जो होगा वो ग्रेटर होगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट, इंथॉल्पी में द स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ एलिमेंट हमेशा जीरो होती है। स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की इंथॉल्पी जो जीरो होगी। इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट पीवी इंथॉल्पी यूनिट जॉल, डेल्टा जॉल, जॉल को हम मेजर करते हैं जॉल पर मोल्स में, डेल्टा एच को इंथॉल्पी को। सिस्टम इज लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होगा तो डेल्टा एच उसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई होती है। कोई भी सिस्टम अगर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। स्टैंडर्ड कंडीशंस इंथॉल्पी मेजरमेंट की, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन 1 मोलर, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट जो एलिमेंट की वो स्टैंडर्ड स्टेट का पता होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई होंगी तो जो इंथॉल्पी हम मेजर करेंगे वो स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन होगी। टाइप्स ऑफ इंथॉल्पी में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इंथॉल्पी कंडीशंस जो भी हमने डिस्कस किए हैं 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम 1 मोलर, कंसंट्रेशन फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड the enthalpy change, it is called, if any above condition is not filled it is called the enthalpy change। हम इसे स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड इंथॉल्पी फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन अ स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज जीरो। किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट में जो इंथॉल्पी है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगी। अब हम डिफरेंट इंथॉल्पीज को डिस्कस करेंगे। इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन, when certain number of moles of reactant react together according to balanced chemical equation, जो एनर्जी रिलीज होगी that is called the enthalpy of a reaction। So enthalpy of reaction can be positive or can be negative। enthalpy of formation, ये भी positive हो सकती है enthalpy of formation और negative भी हो सकती है। The change of enthalpy when one mole of a compound is formed from atom of its element in standard physical state, मीन हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ये दोनों हो सकती हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंथॉल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होगी। फॉर्मेशन ऑफ गैशियस एटम फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट से गैशियस एटम की फॉर्मेशन में जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड द इंथॉल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। याद रखिएगा इसमें एलिमेंट किसी भी स्टेट में हो सकता है लेकिन जो एटम बनेगा वो हमेशा गैशियस स्टेट में ही होगा। इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा एक्सो होती है। 1 mole of hydrogen ion, the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen ion from an acid react with 1 mole of hydroxyl ion from base to form 1 mole of water, तो इसकी डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगी। इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की -57 है। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा सेम होती है, -57 है। इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैन नेवर बी जीरो, ये ग्रेटर देन 57 नहीं हो सकती और इंथॉल्पी पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा नेगेटिव होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो इंथॉल्पी -57.4 किलो जूल पर मोल या -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल होगी। दोनों में से कोई एक वीक होगा तो इंथॉल्पी न्यूट्रलाइजेशन -57 से कम होगी और 57 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती न्यूट्रलाइजेशन। और इसकी 0 किलो जूल पर मोल वीक एसिड वीक बेस क्योंकि आपस में रिएक्ट ही नहीं करते, अगर रिएक्ट करेंगे भी तो उनकी इंथॉल्पी बहुत कम होती है या हम उसको जीरो ही कंसीडर करते हैं। इंथॉल्पी ऑफ कंबस्टन, जब हम 1 मोल किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड द इंथॉल्पी ऑफ कंबस्टन। द इंथॉल्पी ऑफ कंबस्टन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम जितने ज़्यादा होंगे कंबस्टन उतनी ज़्यादा होगी और कंबस्टन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोकार्बन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इथेन की मीथेन से ज़्यादा होगी, प्रोपेन की इथेन और मीथेन दोनों से ज़्यादा होती है। Enthalpy of solution, amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of a substance is dissolved in so much solvent that further dilution result on non-detectable heat change। Enthalpy of solution can be positive और can be negative, दोनों हो सकती हैं। अगर आप एक अमाउंट ऐड करें किसी वाटर के अंदर सॉल्ट की और वो एनर्जी को रिलीज कर रहा हो, फर्दर डाइल्यूट करें एनर्जी और रिलीज हो, उससे पहले जितनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है व्हेन फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट नो हीट चेंज डिटेक्टेबल, वो इंथॉल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। अमोनियम क्लोराइड की पॉजिटिव +16.2 किलो जूल पर मोल है। इंथॉल्पी ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रेट सॉल्ट के लिए पॉजिटिव होगी और एनहाइड्रेट सॉल्ट के लिए नेगेटिव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए इंथॉल्पी पॉजिटिव और एनहाइड्रेट सॉल्ट के लिए इंथॉल्पी जो है वो नेगेटिव होती है। हैज़िस ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, अगर एक रिएक्शन
एक सिंगल पाथ से हो रहा है और वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होगा तो इंथॉल्पी चेंज हमेशा जीरो के इक्वल होता है. केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट. Overall energy change is same regardless the route by which the chemical change occur provided the initial final states are same. The sum of enthalpy change in cyclic process का हमेशा जीरो होगा. जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है. अगर हम ये डायग्राम देखें, एक डेल्टा एच सिंगल रिएक्शन ए से बी में कंप्लीट हो रहा है, वही रिएक्शन ए से सी, सी से डी और डी से बी में कंप्लीट हो रहा है. सो डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री. अगर हम इसी का देखें रिएक्शन तो डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू एंड प्लस डेल्टा एच थ्री के इक्वल होना चाहिए. दिस इज हैज़ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ये एक एग्जांपल आप देखें, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन. अब यही मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है. तो इसकी इंथॉल्पी हम कैसे मेजर करते हैं? तो सिंगल स्टेप रिएक्शन की इंथॉल्पी और मल्टीपल स्टेप इंथॉल्पी की रिएक्शन की इंथॉल्पी जो इक्वल होनी चाहिए. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू. हमें डेल्टा एच वन फाइंड करनी है, ये इंथॉल्पी हमें फाइंड करनी है. तो इनकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, लेकिन इसके लिए आपने याद भी करनी है. -393 -283 तो हमारे पास -110 जो होगी इंथॉल्पी यहाँ पर होगी. ये फर्स्ट इंथॉल्पी है -393, ये इंथॉल्पी है -283 और ये हमें फाइंड करनी थी इंथॉल्पी क्या होगी. तो हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग इस इंथॉल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसकी एप्लीकेशन क्या है? देयर आर मेनी कंपाउंड्स फॉर विच डेल्टा कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय क्लोरीमेट्रिक मेथड. टेट्राक्लोरोमीथेन, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट मेजर डायरेक्टली by calorimeter because it is difficult to burn these element completely in oxygen. इनको हम completely burn नहीं कर सकते. That's why इनकी measurement थोड़ी difficult है. Enthalpy of Hess's law का एक numerical आपने understand करने. C2H5 की combustion, heat of combustion of ethene, hydrogen और ethane की given है किलो कैलोरीज में. heat change हमने इस reaction के लिए heat change find करने हैं. आपको जो गिवन डाटा है उस डाटा को आपने इस तरह से अरेंज करना है, इस डाटे को आपने इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए. अगर हम देखें तो इसमें C2H6 प्रोडक्ट में है, यहाँ पर रिएक्टेंट में. हम इस इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और C2H5 इक्वेशन एज इट इज रहेगी. सो इसका सोल्यूशन देखें, ये इंथॉल्पी एज इट इज, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसकी वैल्यू को हम रिवर्स करेंगे तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इंथॉल्पी प्लस 101 किलो कैलोरीज जो है वो इंथॉल्पी आ जाती है. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है बॉर्न हाइबर साइकिल. बॉर्न हाइबर साइकिल साइक्लिक प्रोसेस में ऑलवेज एंथैल्पी जीरो होती है. एनर्जी चेंज इट इज enable us to calculate the latest energy of binary ionic compound. बॉर्न हाइबर साइकिल बाइनरी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करती हैं. ये एप्लीकेशन है Hess's law की. इट आल्सो यूज टू फाइंड द लेटेस्ट आयनिक ऑफ आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करती हैं. एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है. फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic crystal is formed from the gaseous ion. This is the definition of latest energy. Gaseous ion से solid NaCl की फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या solid NaCl से दोबारा gaseous ion की फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, that is called the latest energy. इंथॉल्पी ऑफ लेटेस्ट डिसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक है, जिसमें सॉलिड NaCl दोबारा गैसियस आयन में चेंज होगा, जिसमें डेल्टा एच लेटेस्ट जो है वो पॉजिटिव होती है. तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि लेटेस्ट नेगेटिव कब होगी और लेटेस्ट पॉजिटिव कब होती है. डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल एटोमाइजेशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इन 4 का जो सम होता है वो डेल्टा एच एक्स के इक्वल होता है. ये जनरल फॉर्मूला है फॉर्मेशन का. एटोमाइजेशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सम डेल्टा एच एक्स है और डेल्टा एच एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है. और आपको लेटेस्ट फाइंड करना हो, फॉर्मेशन में से डेल्टा एच एक्स को माइनस कीजिएगा और आपको डेल्टा एच लेटेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी. अब बॉर्न हाइबर साइकिल को आपने अंडरस्टैंड करना है. ये एंथैल्पी चेंज है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन, NaCl बन रहा है, -400 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है. ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है. इसी को हम मल्टीपल स्टेप में करेंगे. एटोमाइजेशन सोडियम की 108, देन सोडियम का आयनाइजेशन 496, क्लोरीन की एटोमाइजेशन विच इज 121 और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349. अब ये दो आयन से NaCl सॉलिड दोबारा बनेगा और ये हमें एंथैल्पी फाइंड करनी है. सो दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन और ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप से एंथैल्पी लेटेस्ट एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होगी. इसके लिए जो भी हमने प्रीवियस फॉर्मूला डिस्कस किया, लेटेस्ट प्लस इज इक्वल टू फॉर्मेशन माइनस डेल्टा एच एक्स, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो होगी -787 NaCl की
लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू है। अब इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करनी है। लेटेस्ट एनर्जी टेल अस अबाउट द मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड सच एज देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, हार्डनेस, वोलेटिलिटी। कैसे? अब इसका एक टेबल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसको आपने गौर से समझना है और आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे। लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी तो याद रखिएगा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी ज्यादा स्टेबल होगा। लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी हार्ड क्रिस्टल्स होंगे। लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी हायर मेल्टिंग पॉइंट। लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज हायर बॉइलिंग पॉइंट। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, वोलेटिलिटी लो होगी। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, लो सॉल्युबिलिटी होगी अनलेस हाइड्रेशन एनर्जी इज इवन हायर। हाई लेटेस्ट एनर्जी कीप्स द आयन फिक्स, सो आयनिक सॉलिड कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। व्हेन मेल्ट और डिसॉल्व इन आयंस बिकम फ्री, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा क्रिस्टल रिच्ड होते हैं। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो आयनिक क्रिस्टल रिमेन हार्ड बट ब्रिटल बिकॉज शिफ्टिंग लेयर्स brings like charges together and causing repulsion और फ्रैक्चर और वो ब्रिटलनेस कॉज करते हैं। सो ये तमाम पॉइंट लेटेस्ट एनर्जी से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है। अब ये क्वेश्चन KMU में था 2025 के अंदर। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको आपने समझना है। हीट ऑफ सब्लिमेशन सोडियम की जो कि एटोमाइजेशन के इक्वल है, आयनाइजेशन सोडियम की गिवन है। क्लोरीन की उन्होंने एटोमाइजेशन ही दी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है 121, जबकि अभी हमने जो साइकिल पढ़ा है उसमें ये एटोमाइजेशन थी, लेकिन यहां पर उसने ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl की कैलकुलेट करनी है, लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी। तो इसकी कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, अब ये समझिएगा। फॉर्मूला फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी को हम हाफ कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एटोमाइजेशन के इक्वल नहीं होती, वो एटोमाइजेशन बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का हाफ होती है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 60.5 आएगा। तो आंसर कैलकुलेट करेंगे -726.5 है, -787 इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन है -727, तो इसका आंसर बीटा होगा। अगर यहां पर क्लोरीन की वो 121 एटोमाइजेशन देंगे तो फिर आपके पास आंसर -787 ही होगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कहीं भी -787 नहीं दिया हुआ, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर एटोमाइजेशन उन्होंने बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दी है तो फिर आपको उसको हाफ करना है, उसकी एटोमाइजेशन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप उस एनर्जी को हाफ करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।